ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और यूट्रस का कैंसर। अल्कोहल से रिस्क 3 टाइम्स होता है, स्मोकिंग से रिस्क 7 टाइम्स होता है। अल्कोहल और स्मोकिंग को साथ में करते हैं, कैन यू गेस कितना होता है रिस्क फैक्टर? People now shifting to vaping, thinking it's a very safer option. में टीनेज लड़की 12-13 साल की लड़की छुप छुप के अपने कमरे में वेपिंग करती थी एंड उसको पॉपकॉर्न लंग डिजीज हुआ। एवेंचुअल ट्रीटमेंट इज लंग ट्रांसप्लांट। वी हैव नो अदर ट्रीटमेंट। Obesity is new smoking. ओबेसिटी से कौन सा कैंसर नहीं हो रहा? 1 out of 9 Indians would have cancer in their lifetime. When it comes to cancer, एक पेशेंट नहीं आता आपके पास, उसकी पूरी फैमिली आती है। Our lifestyle is the biggest culprit. आप भी NCR में ही रहते हो, ये पोल्यूशन तो परसिस्टेंट हो गया है। एवरेज AQI is 300. Aren't you yourself scared? इंडिया में एपिडेमिक आने वाला है लंग कैंसर। वेलकम बैक टू MHB बाइट्स। आज की गेस्ट हैं डॉक्टर वर्तिका, कैंसर सर्जन विद ओवर 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स। लेकिन आपको ये एपिसोड क्यों देखना चाहिए? क्योंकि स्टैट्स कहते हैं इंडिया में लगभग हर 9 में से एक इंसान को अपनी लाइफ टाइम में कैंसर हो सकता है। 15 लाख न्यू कैंसर केसेस एवरी ईयर। So let's learn from Dr. Vartika कि what are the common cancers among women. ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर क्या होते हैं? क्या नेल पॉलिश, परफ्यूम, वाइट ब्रा से कैंसर हो सकता है? माइक्रोवेव, स्मोकिंग, वेपिंग विल कवर ऑल सच टॉपिक्स। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। डॉक्टर वर्तिका, वेलकम टू MHB Whites। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप मुझे पता है आप डायरेक्टली सर्जरी से आ रही हैं, कितना बिजी शेड्यूल रहता है आप लोगों का? So my day starts in the hospital, so it starts at 8:30. But ultimately घर पे it starts at 6 because I have a 2-year-old also. Wow. Okay. तो उसको उठाना, उसको रेडी करना, डे केयर भेजना, then I go directly to the OT. मॉर्निंग के जल्दी जल्दी राउंड्स कर लिए, जो ऑलरेडी एक दिन पहले ऑपरेट किए पेशेंट्स उनको देख लिया, जिनको डिस्चार्ज करना है कर दिया। आई हैव अ टीम ऑफ जूनियर्स ऑल्सो हु टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। देन टू द OT, 2 or 3 केसेस इन अ डे, क्योंकि बड़े केसेस होते हैं, इससे ज़्यादा केसेस हम कर नहीं सकते। अच्छा। ऑन्कोलॉजी कैंसर केसेस यूजुअली 3-4 घंटे से ऊपर ही जाते हैं। एंड देन यूजुअली 6-7, कभी 8 बजे तक फ्री हो जाते हैं, डिपेंड्स on how long the case is. Okay, awesome. So, doctor, before we start, the discussion and learn from you, थोड़ा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताओ। क्या पढ़ाई की आपने, क्या स्पेशलिटी है आपकी अभी, एंड हाउ आर यू प्लेस्ड टुडे इन योर करियर? So I did my MBBS, then I did 5.5 years of MBBS, then 3 years of masters in surgery, then super speciality की 3 साल की degree, then fellowship, and after all these years, I've started working at Artemis as consultant. So super speciality आपकी oncology में? Yeah. Surgical oncology है, am I right? Yes. Okay. नाइस। तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का क्या मतलब है? अगर लोगों को ना पता हो तो थोड़ा उसका एक्सप्लेन करो प्लीज। राइट। सो कैंसर ट्रीटमेंट में 3 मोडालिटीज होती हैं। सर्जन इन्वॉल्व होता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का काम होता है कीमोथेरेपी देना, एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का काम होता है कि आपको रेडिएशन देना। एंड सर्जन, एज आई टोल्ड, जो जड़ से कैंसर को निकालता है, दैट इज अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो आप जड़ से कैंसर को निकालते हो? हाँ, एक्चुअली the 3 of us work together and as a team. It's a team. Yeah. Perfect. ठीक है। तो ये जो आपका फील्ड है बहुत इंटेंस फील्ड है, मतलब कैंसर इज सच अ स्केरी वर्ड। इट हैज़ बीन अ स्केरी वर्ड फॉर इयर्स, है ना? तो इतना इंटेंस आपका काम है, बिजी भी काम है, एंड स्टिल यू आर सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, एंड यू मेक सच वैल्यूएबल कंटेंट, और साइंस को इतना सिंप्लीफाई करके आप एजुकेट कर रहे हो। बट व्हाट मेड यू कम टू सोशल मीडिया एंड डू ऑल दिस? सो एक फ्रेज आपने सुना होगा, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स फास्टर देन साइंस। ओके, या। तो इंटरनेट इज द हब ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। मैंने जब इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, what motivated me
टू डू सो वाज वो बीच में एग वाला कंटेंट बहुत वायरल हुआ था कि एग से कैंसर होता है. एगोज कंट्रोवर्सी हुई थी वहां से. Exactly. Okay. So that irritated me a lot. And उसके ऊपर लोग मिलियन व्यूज ले रहे थे जस्ट स्टेटिंग कि एग्स खाने से कैंसर होता है. सो दैट इज वेयर माई जर्नी स्टार्टेड एंड देन आई नेवर लुक बैक बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ misinformation, there are a lot of myths to be busted, and this is what I'm trying to do. और सैडली मिस इन्फॉर्मेशन जब कैंसर जैसे सीरियस सब्जेक्ट पे हों तो it's really as an oncologist I cannot take it. As an oncologist it hurts me कि why are you playing, because when it comes to cancer एक पेशेंट नहीं आता आपके पास, उसकी पूरी फैमिली आती है. सबके इमोशंस जुड़े हुए हैं, उसके बच्चों के, उसके हस्बैंड के, उसकी मम्मी पापा के. इट इज़ द होल फैमिली. एंड जब आप इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन मिथ्स फैलाते हो, आपको खुद फील होना चाहिए कि आप एक पूरी फैमिली के साथ खेल रहे हो. दिस इज व्हाट आई फील. सो स्टैट्स ये कहती हैं कि इंडिया में 15 लाख केसेस कैंसर के हो रहे हैं हर साल, है ना. अनदर थिंग आई वाज रीडिंग इज 1 out of 9 Indians would have cancer in their lifetime. True. Like quite scary. जब मैं अभी आपके डिस्कशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, मैं कहा this is too scary. तो what in your practice किस तरह के कैंसर्स आप देख रहे हो? क्या ये पहले से बढ़ गया है या हम डिटेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्या है? Like what's the situation on the ground? Yes. डिटेक्शन रेट बढ़ गया है बिकॉज पीपल हैव बिकम मोर अवेयर. पहले ज़माने में लोगों की डेथ भी हो जाती थी कैंसर से, पता भी नहीं चलता था. अभी भी इनफैक्ट बहुत सारे कैंसर से हुई है पेशेंट्स आते हैं मेरे पास. मैं पूछती हूँ अच्छा फैमिली हिस्ट्री है क्या कैंसर की? पता नहीं, हमारे दादाजी की डेथ हुई थी, शायद कोई तो कैंसर था. मेरी मम्मी की डेथ हुई, मेरे पापा की डेथ हुई, हाँ कोई तो कैंसर था. दे डोंट इवन नो कि किस चीज़ का कैंसर था. फॉरगेट अबाउट व्हाट ट्रीटमेंट दे टुक. सो अभी तक तो हमको पता ही नहीं था कि किसको कैंसर था, किसका क्या ट्रीटमेंट हुआ. नाउ पीपल हैव बिकम एजुकेटेड, दे आर लर्निंग थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड. दे आर लर्निंग ऑल्सो बट मिस इन्फॉर्मेशन भी है साथ में. नहीं, लर्निंग तभी होगी जब आप जैसे डॉक्टर्स कंटेंट बनाएंगे, वरना नहीं होगी. हाँ राइट. सो दैट इज एन दिस इज एन क्या बोलें, दिस इज अ मैसेज टू अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स आउट देयर who should come and speak up, who should not consider this platform of internet as just an influencer driven platform. Exactly. We need more educated people to come and speak up and not just random people coming up who do not have any genuine degree and speaking. तो कैंसर की जो हम बात कर रहे थे, तो ठीक है, डिटेक्शन रेट तो बढ़ गया है. पीपल आर getting themselves screened more than what they were doing 10 years back. But क्या कैंसर वैसे बढ़ रहा है? मतलब क्या उसमें क्या सोचते हो आप? हाँ, definitely. So our lifestyle is the biggest culprit. Okay. जो पहले कैंसर्स डेवलप्ड कंट्रीज में थे, यूएस यूरोप में थे, वो अब इंडिया में आ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज. जैसे कौन से वाले? एंडोमेट्रियल कैंसर, देन ब्रेस्ट कैंसर, कोलोनिक कैंसर्स. These are lifestyle cancers. Also, pancreas है, esophagus है. These are also lifestyle cancers. जो कि आपके lungs, आपकी lifestyle in the sense, हाँ, smoking से related है, but weight से related नहीं, आपकी diet से related नहीं है. ठीक है. तो yes, lung cancer, smoking is a very big factor. तो these are the factors जो कि इंडिया में rapidly last 10 to 15 years में बढ़े हैं. The kind of food we are eating, ultra processed food की जो extreme marketing हुई है, जो कि हम लोग consume कर रहे हैं, which is now being considered as there is literature which is saying कि हाँ that can be a cause for colorectal cancers. ठीक है. So डॉक्टर, जैसे हमारा जो ऑडियंस है, My Health Buddies ऑडियंस, like 80% women. Okay. ठीक है. और Instagram, YouTube, सब मतलब majorly it's women. So I would like to focus more on like what kind of cancers which are specific to women या more common in women. तो क्या हैं वे? Let's start discussing them one by one and then I can ask some follow-up questions जो भी मेरे दिमाग में हैं. So breast cancer we all know, cervical cancer we all know, endometrial cancer
एंडोमेट्रियल मीन्स बच्चेदानी का कैंसर और यूट्रस का कैंसर, वेयर सर्वाइकल कैंसर मीन्स बच्चेदानी के माउथ या मुंह का कैंसर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द. ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर करते हैं डिस्कस. ठीक है, तो आई थिंक 15-20 साल पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी ब्रेस्ट कैंसर को लेके, बट what I feel now, like people are like more aware, women are more aware about breast cancer. Do you still think that they are still making some mistakes in delaying or या self examination में कुछ अभी भी गलतियां करते हैं? डेफिनेटली. तो जब हम ब्रेस्ट कैंसर का एग्जामिनेशन बताते हैं, एक उसका इम्पॉर्टेंट हम एस्पेक्ट बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम पैल्पेटिंग योर ब्रेस्ट लाइक दिस, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है निप्पल एग्जामिनेशन एंड एक्सिला, अंडर आर्म्स का एग्जामिनेशन. कई बार आपको ब्रेस्ट की कैंसर की गांठ नहीं फील हो रही है, आपको गांठ यहाँ फील होगी क्योंकि कैंसर स्प्रेड्स फ्रॉम ब्रेस्ट टू एक्सिला. सो एज अ पार्ट ऑफ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यू हैव टू एग्जामिन योर एक्सिला और अंडर आर्म्स एंड यू हैव टू एग्जामिन योर निप्पल. निप्पल के पीछे के एरिया को हम प्रेस करके नहीं देखते, हम भूल जाते हैं. सारे ब्रेस्ट को एग्जामिन कर लिया, निप्पल के पीछे एग्जामिन नहीं किया. देन प्रेस योर निप्पल एंड सी उसमें से डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें से ब्लडी डिस्चार्ज है, ग्रीनिश है, सीरस है, व्हाटएवर, गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर. देन अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने लिखा था, उसमें मैंने बोला था कि इचिंग अगर आपको निप्पल पे हो रही है, इट कैन बी अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. एंड समबडी कमेंटेड, डोंट स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन. ओके. So if you have nipple itching, eczema on your nipple, तो obviously dermatological condition हो सकती है, but ये जानना आपके लिए जरूरी है कि it is a sign of Paget's disease, which is a for general people's information, it is a variant of breast cancer, Paget's disease, जिसमें निप्पल इरोड होता है और इरोजन होने से पहले, निप्पल में अल्सर बनने से पहले सबसे पहले खुजली चालू होती है, इचिंग चालू होती है, स्क्रैचेस आते हैं, एक्जिमा होता है, स्केल्स आते हैं, जैसे कि एक इचिंग या एलर्जिक रिएक्शन होता है उस टाइप से. सो दैट इज वन साइन. सो निप्पल साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट विच वी इग्नोर. देन निप्पल इन्वर्जन, इट कैन बी कंजेनाइटल, किसी को बाय बर्थ भी होता है निप्पल इन्वर्जन, बट अगर एक साइड निप्पल इन्वर्जन हो रहा है आपको, डू नॉट इग्नोर इट. Go to your doctor. If it is a new onset nipple inversion, if it is a new onset nipple by birth नहीं है, नया हुआ है, please consult your doctor. It may be nothing. I'm not saying that it has to be cancer, but you should know what are the signs of cancer. Yeah. So इंडिया में 2 लाख केसेस हर साल हो रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के, राइट? एक और चीज जो सवाल था कि if it is detected, is ब्रेस्ट रिमूवल द ऑप्शन, मतलब वो रिमूव करनी ही पड़ेगी या और भी कुछ ऑप्शन होता है? नो. सो ब्रेस्ट रिमूवल इज नॉट द ओनली ऑप्शन. सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज. अगर ब्रेस्ट का सिर्फ एक पार्ट इन्वॉल्व है, द लीजन इज स्मॉल, वी कैन ऑलवेज कंजर्व योर ब्रेस्ट. सिर्फ गांठ विद एडिक्वेट मार्जिन्स हम निकाल सकते हैं, कंजर्विंग योर ब्रेस्ट. सो रिजल्ट्स हैव शोन दैट सर्वाइवल इन ब्रेस्ट कंजर्वेशन and complete breast removal or mastectomy is similar, and this is what we counsel to our patients. And surprisingly, majority of my patients choose complete breast removal. Yes. Why would they do that? मतलब वो aesthetically भी उनके लिए traumatic होगा? Because family has to take the decision ना. पूरी फैमिली इंडिया में पूरी फैमिली डिसीजन लेती है. फिर तो पेशेंट का तो से रहता नहीं है. एंड उनके पड़ोसी भी डिसीजन लेंगे, उनके जो घर के जो रैंडम डॉक्टर्स हैं, जो इनको ऑंको का ओ भी नहीं आता, वो भी डिसीजन लेंगे. सबसे डिस्कशन होता है ना, तो सब डिसीजन मिलके ये लेते हैं कि मेस्टेक्टमी करो पेशेंट की, क्योंकि उससे कैंसर वापस नहीं आएगा, व्हिच इज नॉट द केस. सो इफ लंप डजंट हर्ट, व्हिच मींस इट्स सेफ, या वहाँ पे भी कुछ वो रहता है, मिसकंसेप्शंस हैं? इनफैक्ट द opposite. If it is a painless lump in your breast, which is progressing, the size is increasing, okay, high chances it is cancer. Okay, especially in a female who is 35 to 40 years plus, क्योंकि इंडिया में तो अब 35, 32 बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं जो 30 प्लस ब्रेस्ट कैंसर के हैं. So consult a doctor. Then saying that not only
पेनलेस लम्प्स कैन बी कैंसर, पेनफुल लम्प्स कैन ऑल्सो बी कैंसर, स्पेशली अगर वो रैपिडली साइज में बढ़ रहे हैं, स्किन इन्वॉल्व हो रही है, अंडरलाइंग मसल इन्वॉल्व हो गई है, या उसका अल्सर बन गया है, इट कैन बी पेनफुल। सो पेनफुल और पेनलेस पेनलेस, कोई नहीं, आपको कोई लंप गांठ है, आप जाओ दिखाओ। डॉक्टर के पास, लेट देम डिसाइड, लेट देम डू अ बायोप्सी एंड डिसाइड। या डॉक्टर, एक और पॉपुलर बिलीफ है कि स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर को लेके कि वो वायर्ड ब्रा, पुशअप ब्रा, उसका भी काफी वो रहता है कि दे Yeah. कॉज कैंसर। Yeah. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Yeah, the very point that I said कि misinformation spreads faster than science. अच्छा, ये भी मिस इन्फॉर्मेशन है। It is a very big misinformation. आपको अंडरवाइड ब्रा पहननी है, आपको ब्लैक कलर की ब्रा पहननी है, आपको रात में ब्रा पहननी है, whatever context it is, ब्रा से कैंसर नहीं होगा. It is completely your choice. It depends upon your comfort. आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो, आप वो चीज चूज करो. If you don't want to wear a bra at night, please don't. बट उससे कैंसर हो जाएगा, प्लीज डोंट स्प्रेड दिस मिथ. क्लियर कर दिया क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है. देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो लेबोरेटरी स्टडी, देयर इज नो एनिमल स्टडी, देयर इज रियल वर्ल्ड स्टडी. रियल वर्ल्ड स्टडी मतलब हमारी देश की, पूरी दुनिया की सारी फीमेल्स को कैंसर हो जाना चाहिए फिर. या राइट. एक और चीज, our like clients भी, मतलब 70% of them are mothers and most of them are breastfeeding. Breastfeeding का कैंसर से कोई लिंक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट इन लॉन्ग टर्म? So, surprisingly, not many of us know that breastfeeding is protective in cancer, breast cancer to be specific. Protective. Nice. Why? Because overall जितना ड्यूरेशन के लिए आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, उतनी ड्यूरेशन के लिए आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होता है. ओके, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, ईस्ट्रोजन कम होता है. तो जितना लंबा ब्रेस्ट फीडिंग, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा. डेटा ये बोलता है कि विद एवरी 12 months ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिड्यूसेस बाय 4%. जो फीमेल 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उसका 8% रिस्क कम होता है. हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट मीन, नाउ पीपल स्टार्ट कमेंटिंग कि हमारी मम्मी ने तो 4 बच्चे किए, सबको ब्रेस्ट फीड कराया, उनको क्यों ब्रेस्ट कैंसर हो गया. ब्रेस्ट कैंसर इज मल्टीफैक्टोरियल, फॉर दैट मैटर एनी कैंसर इज मल्टीफैक्टोरियल. मैं यहाँ बात कर रही हूँ कौन सी चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, देन टेक केयर ऑफ इट. It is your completely, we respect all the females who do not choose to have kids, who do not choose to breastfeed their kids. It is completely their decision. But yes, this is one factor which reduces the risk. It is protective in mechanism. It is protective. Yeah. एक और बड़ा पॉपुलर बिलीफ है, और मैं कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं कोई रील देख रहा था कि why are we encouraging women to go for mammography when it is banned in some western countries, maybe शायद स्विट्जरलैंड में कहीं banned है, ऐसा कुछ था. So what is mammography? Is it safe? As a doctor, what do you say here? So, first of all, mammography is not banned anywhere in the world. कहीं पर भी banned नहीं है. ये बहुत बड़ी अफवाह है, और अभी तक एक बार चालू होती है वो खत्म ही नहीं होती अफवाह. राइट, स्विट्जरलैंड का न्यूज़ था, but it is not banned anywhere. It is very well an established modality to diagnose breast cancer. 40 साल से ऊपर की जो females होती हैं, they can undergo a mammography and it is completely safe. Radiation dose जिसकी हम बात करते हैं, it is very very low. It is hardly 0.4 millisievert. कैंसर कराने के लिए आपको 100 millisievert तक डोज चाहिए होता है. 100 millisievert, इसका डोज 0.4 millisievert, मतलब आपको 250 मैमोग्राफीज कराने पड़ेंगे. मतलब आपको 250 साल, 1 साल में एक मैमोग्राफी करा रहे हो, 250 साल के होगे तब जाके कैंसर होगा. तो इसलिए कैंसर से बच जाओ, 250 साल के तो आप होने वाले हो. तो सेफ है. Safe है. Yeah. Good. So we covered breast cancer. Now moving on to cervical cancer. Right. 20% of world's cervical cancer patients are in India. But what is it? क्यों होता है ये? सर्वाइकल कैंसर का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है हाइजीन. ओके. या, सो हाइजीन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ओके, not using contraception, that is why contraception is important, barrier method. Then multiple pregnancies, क्योंकि multiple births हो रहे हैं,
यू डू नॉट नो आप कितना हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हो, क्योंकि आपको मल्टीपल बर्थ्स हैं. सो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं. सो इंडिया में देखा जाए, व्हेन आई वाज इन अ गवर्नमेंट सेटअप, सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स थे, एंडोमेट्रियल कैंसर के पेशेंट्स नहीं थे. Now that I have come in a developed city, metro city, I have come to Gurgaon now. Cervical cancer के patients दिखते ही नहीं हमको. अच्छा. They have reduced considerably because hygiene has improved, right? And then what was I saying? Hygiene and multiple obviously the number of pregnancies have reduced. So these are two factors which have contributed to reduction in cervical cancer. Then HPV vaccines have come up. So that is also one factor which is reducing the risk of cervical cancer. So HPV vaccine के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बताओ, because we posted a reel few months back. HPV एक और डॉक्टर आई थी हमारे पॉडकास्ट में, and she talked about that, and there was quite a backlash on that कि doctors are sold out and pharma companies are trying to sell another vaccine, और ये HPV उसी तरह की है, इतनी महंगी है, ये वो पता नहीं क्या क्या. As a cancer surgeon, cancer specialist, how do you answer that? देखो, मैंने तो ये वैक्सीन अभी फैशन में तो अभी आई है. फैशन से मेरा मतलब है इंटरनेट पे तो अभी आई है. मैंने तो 10-15 साल पहले ले चुकी हूँ मैं खुद. या ओके. माई मॉम इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने खुद मुझे लगाई है. तो खैर, दिस इज़ नॉट अ प्रूफ टू द फैक्ट दैट it is not harmful, but yes, it is one of those vaccines जिससे cancer protection more than 90% होता है, right? How is it doing that? How is it? How is it protective, like this vaccine? So it fights against HPV. HPV is a virus, human papilloma virus. इसके 200 से भी ज़्यादा सब टाइप्स होते हैं इस वायरस के. वेरिएंट्स होते हैं. So कुछ बिनाइन वॉट्स कराते हैं, कुछ आपको मैलिग्नेंट डिजीज कराते हैं. तो ये सिर्फ आपको सर्वाइकल या बच्चेदानी के कैंसर से ही नहीं बचा रहा है, ये आपको लैट्रिन के रास्ते या एनल कैंसर से बचा रहा है, मुंह के कैंसर से बचा रहा है, थ्रोट के कैंसर से. और स्पेसिफिकली मेल्स में, हम फीमेल्स की बात करें यहाँ पे, इट इज प्रोटेक्टिव इन मेल्स ऑल्सो, बिकॉज HPV इज अ रिस्क फैक्टर इन मेल्स ऑल्सो. अच्छा. या तो मेल्स को भी ये वैक्सीन लेना चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए. They should consult a doctor, and then they should also consider. Yes. Now there is ample of evidence that it is protective for females and for males. Yes. Interesting, because 75,000 women die of cervical cancer. True. Every year. True. And अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन बचा सकती है, तो it would be stupidity to just exactly. believe something on social media जिसका कोई सिर पैर नहीं है. True. तो डॉक्टर, HPV वैक्सीन जो आपने बताया कि शुड बी टेकन, तो किस स्टेज पे, लाइक यू सेड आपने 10-15 साल पहले ले ली थी, सो व्हाट इज द राइट एज? So the right age for this vaccine is between 9 to 14 years. अच्छा. या 9 to 14 years के साल के बच्चों में एक्सपोजर HPV का नहीं होता है. Why? Because sexual activity नहीं होती है. So we are at that age. They are best. The best results of this vaccine will come at that age. ठीक है. उसके बाद आफ्टर 14 ईयर्स द नंबर ऑफ डोजेज जो आपको लेने हैं वो बढ़ जाते हैं. बस पहले आपको 2 डोजेज लेने थे, अब आपको 3 डोजेज लेने पड़ेंगे वैक्सीन के. सो अप टू 26 ईयर्स वी प्रिस्क्राइब कि आप वैक्सीन ले लो. इवन आफ्टर 26 ईयर, अब बोला ये जाता है कि 26 के बाद अब तो शादी हो गई, अब क्या करें. हम ये मान के चलते हैं 26 से पहले आपको एक्सपोजर नहीं हुआ है, इसलिए आप 3 डोजेज ले लो. बट नाउ द एविडेंस सेज कि आप 26 to 45 ईयर्स की एज ग्रुप में हैं, तो भी आप वैक्सीन ले सकते हो आफ्टर डिस्कसिंग विद योर डॉक्टर. वाई? बिकॉज कई वेरिएंट्स HPV के हो सकता है आप एक्सपोज हुए हो, और कई वेरिएंट्स से अभी तक आपको एक्सपोजर हुआ ही नहीं है. सो दैट वैक्सीन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दोज पर्टिकुलर वेरिएंट्स, स्पेशली इन पीपल हु आर इनटू मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, who are entering a new life, who are remarrying. So exposure आपका फ्लोरा चेंज होता है. So what HPV exposure आपको फ्यूचर में हो रहा है, it can protect you from that also. So now the recommendation says up to 45 years after discussion with your doctor, you can get the vaccine. Yeah. So a 35-year-old woman who has gone past that stage कि वो 26 साल की उम्र तक, फिर भी she should consider and talk to the doctor. Oncologist को obviously ज़्यादा knowledge होगी, or maybe a gynecologist also. Consult them and get the vaccine. Yes.
ठीक है, तो ये तो होगी वैक्सीन की बात। अगर स्क्रीनिंग की बात करें सर्वाइकल कैंसर की, तो कुछ सिम्टम्स हैं क्या इसके, या एक रेगुलर कोई चेकअप से ही पता चलेगा? सर्वाइकल कैंसर के डेफिनेटली सिम्टम्स हैं. सो इफ यू हैव फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, whitish discharge from your vagina, then if you are facing painful coitus means painful sex. Okay. If you are having painful sex, then if you are having bleeding after sex. Okay. So these are a few symptoms which should Very not be ignored. Evident visual symptoms. Very evident visual symptoms. फिर एडवांस हो जाएगा, फिर तो pelvic pain, कमर में दर्द होना, फिर किडनी फेलियर, अल्टीमेटली सेप्सिस एंड डेथ. दैट बिकम्स वेरी एडवांस. तो अगर आपको फाउल स्वेलिंग डिस्चार्ज है, पेन वाइल कोइटस है, अगर आपको एज आई सेड ब्लीडिंग आफ्टर हैविंग सेक्स हो रहा है, जस्ट कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, लेट हर एग्जामिन. वी आर नॉट सेइंग गो टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट डायरेक्टली, गेट इट एग्जामिन्ड. और अगर कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं हैं, तो एट व्हाट एज दे शुड जस्ट स्टार्ट स्क्रीनिंग? यस. या सो पहले गाइडलाइंस 21 ईयर्स की थी. हम पैप्समियर 21 ईयर्स से स्टार्ट कर देते थे. व्हाट इज पैप्समियर? पैप्समियर इज अ बेसिक सिंपल टेस्ट जिसमें आप एक स्मीयर लेते हो सर्विक्स से, उसको आप स्लाइड पे लगा के या एक एलबीडी मीडियम में डाल के एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे टू सी द सेल्स whether they are inflammatory or whether they are cancerous. It can guide you. So it's just a small test which will tell whether you have cervical OPD cancer. procedure. Yeah. Then अब गाइडलाइंस HPV DNA टेस्ट भी आ गया है उसमें, which improves the sensitivity of the test, जो कि आपको हर 5 साल में कराना है और 25 साल से आप स्टार्ट कर सकते हो करवाना. Okay. So now we compare pap smear with HPV test also. तो उसमें HPV भी डायग्नोस हो सकता है. So it's I think I can safely say that it's a very preventable cancer. Very preventable cancer for 2 reasons. Number 1, we have tests to diagnose it, and number 2, we have a vaccine to eradicate it. Yes. Fair enough. So, doctor, we talked about breast cancer, we talked about cervical cancer. What other cancer which is very common related to women? Endometrial cancer या uterus का cancer. Okay. What is that? And I was reading, like I was watching your reel, and I guess you were saying that it's a lifestyle cancer. Yeah. क्या है? थोड़ा please explain this. So जो हमारी lifestyle है, obesity, PCOD, insulin resistance, ये सब contribute करते हैं endometrial cancer को. When you have insulin resistance, when you have obesity, when you have all these factors, ultimately आपकी बॉडी में estrogen का content बढ़ता है और ये estrogen जाके endometrium या uterus की जो अंदर वाली lining होती है उसको stimulate करता है. Okay. और जब वो stimulate होती है, it leads to proliferation, ultimately it leads to cancer. So if you have symptoms like एक्सेसिव पर वजाइनल ब्लीडिंग, जो आपको नॉर्मल मेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, जैसे आपको कभी 3 दिन, यूजुअली 3 to 4 days या 5 days होता है कुछ फीमेल्स में, उससे ज़्यादा हो रहा है, या अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ पैड्स आपको पर डे ज़्यादा चेंज करने पड़ रहे हैं, दैट कैन बी वन कॉज. यूजुअल से ज़्यादा हो रहा है, मतलब पहले ऐसा था एक्स अमाउंट आप यूज़ करते थे, आप 2x यूज़ कर रहे हो, तो समथिंग हैज चेंज्ड. या सो कंसल्ट अ डॉक्टर. सेकेंड थिंग, 2 पीरियड्स के बीच में आपको पीरियड्स हो रहे हैं. Okay. Between 1 month बीच में आपको spotting हो रही है, even spotting. Okay. Do not ignore it. Okay. Okay. Then post menopausal bleeding. एक बार menopause हो गया, उसके बाद आपको bleeding हो रही है. Bleeding as in means periods. पर vaginal bleeding. हाँ. Menopause के बाद अगर bleeding हो रही है, then definitely it is something abnormal. Okay. It can be cervical cancer. It can be this thing, endometrial cancer. So do not ignore these kind of symptoms. Consult your gynecologist. Saada they will do an ultrasound, transvaginal ultrasound होगा आपका. They can do a hysteroscopic biopsy, and then your diagnosis will be established. And it is preventable. Preventable नहीं, it is curable. कितना curable है? Endometrial cancer has very good results. Okay. Why? Because symptoms बहुत जल्दी आ जाते हैं ना. ब्लीडिंग तुरंत आ जाती है, तुरंत फीमेल्स पकड़ लेती हैं, तुरंत. देर हम कब करते हैं? जब हम फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे. इग्नोर कर. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीक अ फीमेल केम टू मी, 65-year-old फीमेल, एंडोमेट्रियल कैंसर, विच इज कंसिडर्ड कि आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ. 2.5 साल से लेके शी वॉज इग्नोरिंग. क्यों? स्पॉटिंग ही तो ही है. पहले 1 महीने पहले स्पॉटिंग हुई थी, फिर उसके 2 महीने पहले स्पॉटिंग हुई थी, फिर उसके 1 महीने पहले स्पॉटिंग हुई थी. महीने में 1 बार ही तो स्पॉटिंग हो रही है मेरे को मेनोपॉज के बाद. मेनोपॉज के बाद आपको स्पॉटिंग, आपकी बॉडी 2 साल से आपको बोल रही है कि आपको स्पॉटिंग हो रही है, आप तब तक नहीं आए जब तक आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं हुई.
राइट, कैंसर निकला, स्प्रेड हो गया, स्प्रेड हो गया। इट इज़ वेरी लेट। 2 साल से आप लेके बैठे हो। स्प्रेड मीन्स कहाँ चला गया आप, लाइक? मीन्स वी हैव टू गिव कीमो फर्स्ट, नोड्स पैरायोटिक नोड्स तक चला गया, पेरामेट्रियम में घुस गया है, सो डिपॉजिट्स हो गए हैं, सो इट इज़ एडवांस्ड। ओके। So do not ignore your body signs. Never ignore your body signs. बॉडी हर तरह से आपको सिग्नल्स देगी। इंडिया में मेरे ख्याल से ज़्यादा है, वेयर वी टेंड टू इग्नोर सिम्टम्स। या हम बैठे रहते हैं उन सिम्टम्स पे। बिल्कुल इग्नोर करते हैं। स्पेशली इंडियन मदर्स, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मदर्स आर इग्नोरिंग, जो 50+, 60+, किसी को बोल नहीं पाती, फिर किसी एक को बोलेंगी, वो कोई घर का नुस्खा बता देगी, वो घर का नुस्खा फॉलो कर लेंगी। तो डॉक्टर, सो 3 मोस्ट कॉमन कैंसर्स वी टॉक्ड अबाउट, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल, जो कि स्पेसिफिकली विमेन रिलेटेड हैं, मेन को भी होते हैं, जैसे आपने कुछ तो बताया उनमें से। बट ब्रॉडली स्पीकिंग, कैंसर के, एक तो जैसे हम अभी शूट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एक लक फैक्टर भी है, राइट, वेयर यू नो किसी कारण जो आपके हाथ में नहीं था उस वजह से हुआ। या What are other factors which are in our hand which are causing us cancer? In our hands, the biggest factor, especially जब से मैं गुड़गांव में आई हूँ, alcohol and smoking. Okay. It is a flex, especially alcohol के साथ लड़के ग्रुप में जाते हैं बाहर, smoking करते हैं, and nobody tells us कि smoking से risk factor is 7 times. This I tell in every podcast and I will keep telling it till I die. अल्कोहल से रिस्क 3 टाइम्स होता है, स्मोकिंग से रिस्क 7 टाइम्स होता है। जब आप अल्कोहल और स्मोकिंग को साथ में करते हैं, कैन यू गेस कितना होता है रिस्क फैक्टर? हाँ, मैंने आपका वीडियो देखा है, so I know the answer. It's 7 into 3, 21 It times. is not 7 plus 3, it is 7 into 3. 21 times. I keep telling this. It is 21 times. It is not additive, it is multiplicative, it is harmful for you. सबको पता है, लेकिन they do not listen. ठीक है। Alcohol and smoking are group 1 carcinogens. Group 1 means कि we have ample of evidence and no amount of alcohol or smoking is safe for you. Okay, let's dissect these 2 things one by one, है ना? आपके मेडिकल टर्म में डाइसेक्ट बोलते हैं ना। स्मोकिंग क्या कर रहा है मैकेनिस्टिकली, कैसे कैंसर कर रहा है? So कैंसर कैसे होता है? लेमन लैंग्वेज में। जी जी बिल्कुल। डीएनए में डैमेज हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो कैंसर से जो नॉर्मल सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए। ओवरग्रोथ, स्पीडी ग्रोथ, या कॉज क्या है? डीएनए में म्यूटेशन हुआ। ओके, ठीक है। अब कुछ कारण होगा, डीएनए में म्यूटेशन हुआ। तो स्मोकिंग क्या करता है? स्मोकिंग डायरेक्ट कार्सिनोजन है, डायरेक्ट म्यूटेशन करता है। एक होता है डायरेक्ट फैक्टर और एक होता है इनडायरेक्ट फैक्टर। स्मोकिंग इज अ डायरेक्ट म्यूटेजन, इट डायरेक्टली डैमेजेस योर डीएनए एंड इट लीड्स टू। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो कि डायरेक्ट का मतलब क्या? वो धुआं जाके क्या एग्जैक्टली कहाँ, किस सेल पे, या So it can lead to cancer of the oral cavity, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, सांस के रास्ते का कैंसर, लंग्स का कैंसर। उसके बाद वो स्मोक आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है एंड वेरी इंटरेस्टिंगली स्मोक ब्लड में जाएगी, जो केमिकल है ब्लड में जाएगा, उसके बाद वो किडनीज में जाएगा, किडनी का कैंसर, क्योंकि किडनी से एक्सक्रीट होगा, फिर उसके बाद ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर कैंसर इज वेरी स्ट्रांगली लिंक्ड टू स्मोकिंग। आप इमेजिन कर सकते हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो, आपको ब्लैडर का कैंसर हो रहा है। सो दिस इज योर बॉडी एंड जितना आप उसको टॉर्चर करोगे वो आपको रिजल्ट्स दिखाएगी। बट आपने कहा कि ये 7 टाइम्स है, वो 3 टाइम्स है अल्कोहल, सो अल्कोहल इज लिटिल सेफर। हाँ, इसीलिए लोग करते हैं ना। लोगों को लगता है अल्कोहल से कैंसर नहीं होता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस व्हिच इज सेइंग आल्सो ग्रुप 1 कार्सिनोजन। ग्रुप 1 कार्सिनोजन, दोनों ग्रुप 1 कार्सिनोजन। ग्रुप 1 कार्सिनोजन का मतलब कि एविडेंस है, प्रूफ है, बहुत सारी स्टडीज ने देख लिया है, ठीक है। तो अल्कोहल कैसे करता है? अल्कोहल लिवर में जाता है, मेटाबोलाइज होता है, एसिटल्डिहाइड बनाता है। एसिटल्डिहाइड इज द म्यूटेटिंग एजेंट, जो कि आपको जाके आपके डीएनए को जाके डैमेज वही जो जली हुई रोटी में भी
लोगों को दिखता नहीं, है? that was acrylamide. अच्छा, वो acrylamide है. This is what? This is acetaldehyde. acetaldehyde. So Okay, yeah. alcohol gets metabolized to acetaldehyde. Acetaldehyde is the carcinogen. तो जितनी ज़्यादा अल्कोहल पियोगे उतना ज़्यादा लिवर आपका acetaldehyde बनाएगा, उतना ज़्यादा वो आपके बॉडी में प्रॉब्लम होगी. तो नहीं पीना है अल्कोहल. दूसरी चीज़, फीमेल्स ने आजकल अल्कोहल लेना शुरू कर दिया है. ठीक है, मतलब आजकल नहीं, अब तो काफ़ी साल हो गए. अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अब ठीक. बहुत ज़्यादा बढ़ गया. या आई एम सीइंग एवरी अदर फीमेल ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग लाइक अ स्मोकिंग. तो इट हैज़ बिकम अ फ्लेक्स इन फीमेल्स ऑल्सो नो. सो breast cancer, any amount of alcohol you take, it can lead to breast cancer. डायरेक्ट कॉजल. डायरेक्ट इन द सेंस कि acetaldehyde. तो ब्रेस्ट कैंसर का अल्कोहल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल यू टेक इज हार्मफुल फॉर यू. टेक माई वर्ड फॉर इट. ठीक है. आप पेशेंट्स बोलते हैं 10 साल से पी रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा. अभी 10 साल नहीं होगा, 20 साल बाद हो. सो टेक थिंग्स सीरियसली, टेक योर बॉडी सीरियसली. और इसके बाद तो फिर लकी है आप जो बोल रहे हो. नहीं, अब my father has been alcoholic, like he's taken alcohol for 40 plus years now. उनको नहीं हुआ doesn't mean कि किसी ने कुछ, फिर लक है. हाँ, फिर वो लक है. अगर किसी ने 50 साल स्मोकिंग किया उनको नहीं हुआ doesn't mean कि it's not causal. It's not causal. ऐसा ये बेवकूफ़ी ना करें. तो डॉक्टर, आपने बताया कि स्मोकिंग 7 times रिस्की है, अल्कोहल भी, and then people now shifting to thinking it's a very safer option, vaping. How do you take that? So interestingly, I'll tell you a story. Vaping आया कैसे? तो एक चाइनीज फार्मासिस्ट था. अच्छा. So उसके फादर की स्मोकिंग की वजह से डेथ हो गई थी. So he thought, because he was a pharmacist, he thought कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसका कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल चला जाए स्मोकिंग का, और जो निकोटीन है उसका एडिक्टिव कंपोनेंट वो बचा रह जाए. तो उसने वेप बनाया जिसमें निकोटीन था, टोबैको नहीं था. Thinking that yes, and for a period of time it was a very interesting discovery. Even medical professionals के भी यूज में वो आने लगा जिनको टोबैको स्मोकिंग छुड़वाना था पेशेंट्स को. तो निकोटीन स्मोकिंग इन द सेंस वेपिंग स्टार्ट करवाते थे हम लोग एज अ ट्रांजिशन फेज अंडर मेडिकल सुपरविजन. Okay. It was never something to be used by the teenagers and the people thinking ki Style में flex. Yeah. It was a medical device to transit smokers through vaping and then stopping eventually. कि addictive component चला गया, धीरे धीरे ये भी चला जाएगा. Sorry, tobacco चला गया, धीरे धीरे addictive component भी चला जाएगा. But worse happened. Okay. Because people are thinking that it is safe, it does not have tobacco. Even youngsters, even teenagers, we are seeing news, we are reading news जिसमें टीनेज लड़की 12-13 साल की लड़की छुप छुप के अपने कमरे में वेपिंग करती थी. एंड उसको पॉपकॉर्न लंग डिजीज हुआ, विच इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. उसका जब वो इतना सीवियर हो जाता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, उसका इवेंचुअल ट्रीटमेंट इज लंग ट्रांसप्लांट. वी हैव नो अदर ट्रीटमेंट. सीवियर केसेस पॉपकॉर्न लंग डिजीज बोलते हैं उसको. अच्छा. And it happened because of vaping. Why? Because vaping has मल्टीपल केमिकल्स. PM 2.5 जो हम बोलते हैं ना, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो आजकल ये NCR में घूम रहे हैं. या सो उसमें ऑल जो वेप होता है उसमें और भी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं. टोबैको नहीं है बट अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो आपके लंग में जाके उसको इरिटेट कर रहा है, उसको इंजर कर रहा है. इवेंचुअली लंग में चेंजेस हो रहे हैं, फाइब्रोसिस हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है. दैट इज लीडिंग टू लंग डैमेज. एंड इवेंचुअली सांस ही नहीं लोगे तो क्या करोगे फिर? Your body So it's needs, not safe. It is completely unsafe. Don't start it thinking that it is safe. Also now medical advices that are given are smoking बंद करनी है तो सीधे बंद करो, बीच में वेप कोई ट्रांजिशन का चक्कर नहीं है. नहीं. या तो मेडिकल गाइडेंस पे करो या फिर stop it. That is the best technique. No other technique. हाँ, there are alternatives, there are chewing gums, there are transdermal patches. बहुत सारे methods हैं, but vape is definitely not a good idea. डॉक्टर, और भी कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हम सुनने में आती हैं which cause cancer, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं. एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, आपने बोला कि मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे फायर की तरह स्प्रेड होती है.
तो deodorants, perfumes, do they have any link to cancer? बहुत सारी स्टडीज़ रिसर्चेस हो गई हैं इस पे. सो डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, सेंटेड कैंडल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. रूम फ्रेशनर्स, अच्छा, किसी से कैंसर का कोई लिंक नहीं है. नहीं है. नहीं, कैंसर का कोई लिंक नहीं है. बट उससे भी एक बड़ी चीज़ है जिससे लिंक क्रिएट किया जा रहा है. क्रिएट क्या मीन्स, स्टडीज़ आर कमिंग अप. इसमें होता है पैराबेन्स, इसमें होता है थैलेट्स. दीज आर एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स. ओके. एंड व्हाट आर एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स? जो आपकी हार्मोनल एक्सेस को डिस्टर्ब करते हैं. बेसिकली आपके एंड्रोजेंस, आपके फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, योर थायराइड हार्मोन्स, इन सबको डिस्टर्ब करते हैं. एंड दीज आर बीइंग लिंक्ड टू अर्ली प्यूबर्टी इन किड्स, PCOD in females, infertility in females, and also in males. So a big thing is coming up now. So जिनको परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स इन सब का शौक है, उसको डायरेक्टली कभी स्किन कांटेक्ट पे मत लगाइए. Okay. आप यूज़ कर सकते हैं, डेली बेसिस पे मत करिए. जब ज़रूरत है तभी करिए. कपड़ों के ऊपर लगाइए, स्किन कांटेक्ट पे मत लाइए. नेचुरल आइटम्स प्रेफर करिए. कहीं पर हर्बल ऑर्गेनिक लिखा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर्बल ऑर्गेनिक में कोई केमिकल ना हो. रीड द लेबल्स. उसमें पैराबेन्स, थैलेट्स, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. एंड देन इत्र, वो यूज़ करो ना. जो उसमें नहीं होता, जो ये महंगे नेचुरल फ्लोरल डेरिवेटिव. और जो ये महंगे परफ्यूम है उनमें होते हैं क्या? Good companies will not have it. Now that awareness is coming up, even बच्चों के products आजकल आने लग गए हैं. So there are a few kids products which specifically mention it is parabens free, it is phthalate free, no endocrine disruptor. Companies are coming up with this and they're specifically mentioning. So be aware. Another thing is nail polish. One more thing I wanted to mention. बच्चों के मेकअप. बच्चों का मेकअप. बच्चों को मेकअप किया करते हैं आजकल पेरेंट्स. Okay. So that is one cause of early puberty in kids also. बच्चों बचपन से मेकअप दे दिया उनको. So don't give them makeup. इन सब मेकअप्स में they are not causing cancer. Cancer का कोई evidence नहीं है. It is this problem that is coming up, and we are ignoring early puberty now. It is a big issue. 9 साल की बच्ची में periods आ गए. It is not a simple thing. It is a bigger problem which we are not looking at, which we are ignoring. Yeah. So coming to the nail polish, वो भी सुनने में आता है कि it is cancer causing. No. और सभी यूज करती हैं महिलाएं तो. So going by evidence, nail polish देखा जाए तो nail polish का डेली यूसेज में जो डे टू डे फीमेल्स यूज़ करती हैं ओकेजनली पार्टीज़ में जाने से पहले, इट इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल. देयर इज़ नो एविडेंस कि उससे कैंसर होगा किसी में. बट जो जिसका प्रोफेशन ही ये है, जो पार्लर में बैठ के दिन रात फीमेल्स को नेल पॉलिश लगा रहा है, मैनिक्योर कर रहा है, उनको फॉर्मल्डिहाइड का एक्सपोजर होता है. दिस फॉर्मल्डिहाइड इज द कार्सिनोजेनिक एजेंट. जो एक एसिटिल्डिहाइड बोला था आपने अल्कोहल वाला, उसी तरह का एक कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड. ये सब कार्सिनोजेंस की कैटेगरीज है. अच्छा, ठीक है. जिनसे प्रूवन है कि कैंसर हो सकता है. तो यस, फॉर्मल्डिहाइड से प्रूवन है कि कैंसर हो सकता है. बट वो फीमेल में नहीं होगा जो 2-3 दिन में एक बार नेल पॉलिश लगा रही है या पार्टीज में जाने से पहले नेल पॉलिश लगा रही है. उसमें नहीं होगा. जिसका काम ही है जो पार्लर में रोज बैठ के जो स्मेल कर रहा है, इट गोज थ्रू योर नेजल कैविटी. और फॉर्मल्डिहाइड जो सूंघते हो आप, वो स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है नेल पॉलिश. व्हाई इज दैट? मुझे पेट्रोल की खुशबू बहुत अच्छी वही है, वो जो पेट्रोकेमिकल वाली खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है. हाँ, so that person is under the risk. That person is definitely under the risk, and उससे nasopharyngeal cancers और ये सब proven है. So अगर आप पार्लर में हो, पार्लर should be well ventilated, कि वो स्मेल, वो फ्यूम्स निकल जाए, then risk definitely reduces. Okay. और कभी भी नेल पॉलिश को स्किन कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. देन जेल एक्राइलिक, जो आजकल जेल यूवी लाइट में डाल के हम नेल पॉलिशेस लगाते हैं, उसके ऊपर बहुत न्यूज़ आ रही है कि उससे कैंसर होता है. उसका भी कोई हमारे पास डेफिनेट एविडेंस नहीं है. बट क्यों लगानी है आपको जेल एक्राइलिक नेल? आप उसको डायरेक्ट यूवी लाइट में डाल रहे हो अपने हाथ को. वंस इन अ वाइल इज फाइन, बट अगर आपको रेगुलरली वो करना पड़ रहा है, प्लीज अवॉइड इट. हेयर डाइज. यस, हेयर डाइज जो 90s, 80s, 1970s वाले जो
डाई होते थे ना जो पापा लोग लगाते थे, काले बाल हो जाते थे, तो उसमें केमिकल होता था PPD करके कुछ, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो वो केमिकल जो होता है उसमें एरोमेटिक अमीन्स होती हैं। अच्छा, ये एरोमेटिक अमीन्स हैव बीन लिंक्ड टू ब्लैडर कैंसर एंड ल्यूकीमियास। ओके, देयर इज डेफिनेट एविडेंस। बट 1980s के बाद अब जो लेटेस्ट जो हेयर कलर्स आ गए हैं, and a lot of hair colors are saying that they are ammonia free, they are aromatic amines free, and बहुत अच्छे अच्छे hair colors आ गए. So if you are buying good quality hair colors and you are coloring your hair once in a while, like once in a month, or if you are not touching the scalp में कोई erosion नहीं है, scalp आपका मतलब touch नहीं कर रहा है, जो भी आपको लगा रहा है वो आपके scalp को touch नहीं, then it is safe, right? And देन जो लोग फैशन के लिए लगाते हैं, ट्राई टू चूज अ हेयर कलर जो कि आपके नीचे नीचे रहे, ओम्ब्रे एंड ऑल दोज स्टाइल्स यू कैन चूज। डोंट कलर योर हेयर कम्प्लीटली, एंड डेफिनेटली जो नए वाले हेयर कलर्स आ गए हैं वो सेफ है, यस, मोर और लेस सेफ है। बट पुराने वाले वो हेयर डाइज और ये सब, हेना इज सेफ, हेना इज कम्प्लीटली सेफ। और लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोवेव। मतलब इतना अच्छा साइंस ने आविष्कार किया था है ना, इतना हैंडी है। और बट सोशल मीडिया पे दे मेक इट लुक लाइक अ विलन की इसी से ही सब कुछ होता, क्योंकि इसमें तो पता नहीं क्या कैसे खाना बन रहा है या गर्म हो रहा है। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन हाउ सेफ इज इट? आई थिंक माइक्रोवेव इज कम्प्लीटली सेफ। Okay. माइक्रोवेव की बात जी बिल्कुल। माइक्रोवेव इज कम्प्लीटली सेफ। सो माइक्रोवेव से जो रेडिएशंस निकलते हैं, दे आर कम्प्लीटली नॉन हार्मफुल रेडिएशंस। उनसे कैंसर होने का कोई रिस्क नहीं है। और उसमें आप थोड़ी ना जा रहे हो, माइक्रोवेव में तो खाना जा रहा है ना। आप जो खाओगे उससे कैंसर होगा ना आपको। आप फैटी फूड खा रहे हो उससे कैंसर होगा, आप अल्कोहल पी रहे हो उससे कैंसर होगा, जो आपके पेट में जा रहा है उससे आपको कैंसर होगा। माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से आपको कैसे कैंसर हो जाएगा? उस खाने को कैंसर हो गया ना उस रेडिएशन की वजह से। इशू है आप प्लास्टिक, ओके, जो पुअर क्वालिटी प्लास्टिक होता है, एक होता है BPA फ्री प्लास्टिक, एक होता है BPA वाला प्लास्टिक, जो ओल्ड क्वालिटी और पुअर क्वालिटी प्लास्टिक होता है। तो BPA की बात ये होती थी कि BPA लीच कर जाता था, and it leaches into the food and we eat it and then it can बट BPA फ्री प्लास्टिक्स जो अब आ गई हैं, दे आर कम्प्लीटली सेफ। बट स्टिल अगर आपको डाउट है फिर भी, बिकॉज कैसे टेस्ट करोगे, आपको नहीं पता। यूज ग्लास, यूज other cookwares which are specifically designed for microwaves, and then you can easily cook food. टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, एंड कम ऑयल, न्यूट्रिएंट, क्योंकि आप कम कुक कर रहे हो। इंडियन कुकिंग में तो न्यूट्रिएंट लॉस, तो विटामिन C तो बचता ही नहीं है पका के। सो इट इज द बेस्ट टेक्निक अकॉर्डिंग टू मी। And it is non-ionizing. It is a non-ionizing. That's what I said. Low dose radiations, non-ionizing radiations, which are completely harmless. So it is safe. Even my mom, there was a time, I remember 10 to 15 years पहले, हमने माइक्रोवेव यूज करना, घर में पड़ा हुआ है माइक्रोवेव, कोई यूज ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कहीं पे किसी ने बोल दिया आंटी ने कैंसर होता है, एवरीबडी स्टॉप यूजिंग। अंटिल नाउ फॉर द लास्ट 4-5 years मैंने घर पे माइक्रोवेव स्टार्ट करवाया है। एक और सुनने में आता है ये ईयरफोन्स या हेडफोन्स, नो, सेफ है? कंप्लीटली सेफ। जो रेडिएशंस हैं, अगेन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, बिल्कुल कैंसर का कोई रिस्क नहीं है। मैं तो काफ़ी सुनता हूँ, ऑडियो बुक्स भी, पॉडकास्ट भी सीखता हूँ। कंटिन्यू कर सकते हैं ना वॉक करते हुए? वॉकिंग इज गुड। द ओनली थिंग इज, इनफैक्ट मुझे तो लगता है बेटर है, आप फोन को दूर रख रहे हो, आप वीडियोज नहीं देख रहे हो, आप सुन रहे हो आराम से, एंजॉय। Doctor, another thing I wanted to ask you, you keep saying that obesity is new smoking, and it's quite a strong statement. But I was also reading that obesity is linked to 13 different kind of cancers, right? Yeah. What makes you say that कि वो it's new smoking? So obesity से कौन सा कैंसर नहीं हो रहा है? सारे हो रहे हैं। Breast cancer. Okay. Then fat is an endocrine organ. Fat is not just fat.
फैट अपने आप में ही एक ऑर्गन है जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है. आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एज आई टोल्ड यू बिफोर. एस्ट्रोजन बढ़ेगा, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर. ओके. राइट, ये दोनों तो हैं ही है लिस्ट में. देन कोलोनिक कैंसर, इट इज कॉज्ड बाय ओबेसिटी. देन आपका ईसोफेजियल कैंसर. ईसोफेजियल कैंसर का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है GERD. जो लोग ओबीज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, उनको GERD, GERD, जो गैस्ट्रिक वो होता है, रिफ्लक्स होता है बहुत ज़्यादा, कि बर्पिंग होती रहती है. खट्टी डकारें आती है डॉक्टर साहब, और तो कोई दिक्कत नहीं है. पेंटासिड ले लो, वो भी ठीक. 10 साल से आपको खट्टी डकारें हो रही हैं, you did not get it treated, you did not lose your weight, you did not lose your pot belly, abdominal belly, and that has led you to esophageal cancer. Renal cancer के साथ risk factor associated है. Then Kidney. pancreatic cancer, kidney cancer. We have a lot of evidence on these factors. Liver And भी. that is why the evidence, liver also. And that is why we have the incidence of cancer has increased strongly. Yes. So ये जो नई ड्रग्स आई हैं, GLP-1, Ozempic, ये वो, they seem to be very effective, and doctors are prescribing them to the right candidates. As a cancer specialist, do you see any long-term effect of these on cancer? मतलब बढ़ना घटने का कुछ है इसमें? Yeah, so obviously जो ड्रग आपका वेट कम करवा रहा है, and as we just discussed, obesity is a carcinogen and it is well established. अगर आपका वेट कोई ड्रग कम करा रहा है, आपको सालों से ओबेसिटी है, आप नहीं लूज कर पा रहे हो, and this drug is helping you, evidence is showing that it is reducing the risk of breast cancer. We have decent evidence now that it is reducing the risk of breast cancer. And I would say it is one of the very good inventions that man has made. The GLP-1s. लोग इसको criticize कर रहे हैं, but it is a boon for the obese who are not able to lose weight. Isn't it a shortcut? It can be a shortcut, but जिनको genuinely ज़रूरत है, पहले तो it is on the doctor to decide कि ये शॉर्टकट ले रहा है कि इसको genuinely ज़रूरत है. कई लोगों को मोटिवेशन आ जाता है, आप 10 किलो वेट लूज करो, देन यू गेट दैट मोटिवेशन टू गो टू द जिम. बिकॉज आप इतना आईने में अपने आप को एक अलग तरीके से देख रहे हो, तो देन वो कहते हैं ना कि वंस यू सी द रिजल्ट्स यू बिकम अनस्टॉपेबल. राइट. ये सब क्रॉनिक डिजीजेज हैं. ओबेसिटी इज अ क्रॉनिक डिजीज, आई वुड से. जस्ट लाइक बीपी, हाइपरटेंशन. आप डेली बीपी की गोली नहीं खाते हो क्या? जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लेना पड़ेगा, आप डेली बीपी की गोली नहीं खाते हो, आप शुगर की मेडिकेशन नहीं लेते हो, थायराइड वाली तो काफी थायराइड वाली नहीं लेते हो आप. ओबेसिटी इज अ डिजीज. पहले तो आप ये समझो, ओबेसिटी को डिजीज कंसिडर करो. आप पहले ओबेसिटी को आप एज अ कार्सिनोजन समझो, एंड देन थिंक अबाउट इट एज अ बून टू दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू लूज वेट. इन माई ओपिनियन दिस ड्रग इज अ वंडर. बट हैविंग सेड दैट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए. हर रैंडम बंदा नहीं यूज़ कर सकता है. देयर इज़ अ फिक्स क्राइटेरिया दैट हैज़ बीन सेट. वी हैव टू फॉलो दैट क्राइटेरिया. ओके, फेयर इनफ. डॉक्टर, सो विमेन रिलेटेड हमने काफ़ी कैंसर्स, मतलब काफ़ी क्या, 3 मेजरली हमने डिस्कस की. एनी other miscellaneous kind of cancers which you see specifically in women? जैसे कल जब हम फोन पे we were discussing our shoot, तो right, so साड़ी कैंसर और पेटीकोट कैंसर. So sounds very funny. It sounds funny, but reports आई हैं ऐसी, जो लोग क्रॉनिकली साड़ी पहनते हैं, तो इंडियन फीमेल्स की क्या आदत आती है, और टाइट नाड़ा बांधो. सो वो जब वो टाइट नाड़ा बांधती हैं तो उधर एक रेडिश स्कार बन जाता है, और डेली उसी जगह पे क्रॉनिक अल्सरेशन होता रहेगा. इवेंचुअली देयर हैव बीन रिपोर्ट्स कि वहाँ कैंसर बन गया. सो इट्स नॉट अबाउट पेटीकोट, इट इज बेसिकली अबाउट क्रॉनिक इंजरी एट अ पर्टिकुलर प्लेस. तो अगर आपको बहुत सालों पे से कहीं पे घाव है जो कि भर नहीं रहा है, बहुत सालों से मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 10 years. जैसे कि क्रॉनिक बर्न स्कार होता है कई लोगों को, जिसमें अल्सर बन जाता है, बर्न स्कार हील ही नहीं कर पाता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हील्ड स्कार्स. अनहील्ड स्कार्स होता है जिनको बर्न एरिया में, जो हील नहीं कर रहा है, इट कैन लीड टू कैंसर.
देन आपको साड़ी का स्कार है या कहीं पर भी एक क्रॉनिक वूंड है, वीनस अल्सर है, कोई भी टाइप का अल्सर है, इन द फ्यूचर कैन लीड टू कैंसर. तो मेक श्योर आपका क्रॉनिक वूंड है वो हील हो जाए. सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 6 months, 6 महीने में कैंसर नहीं होगा. डोंट बी अफ्रेड. सो दैट इज द कॉज. इस तरह के मिसलेनियस है या कांगड़ी कैंसर. कश्मीरीज जो होते हैं वो एक अर्दन जो वार्म पॉट लेके अपने कपड़ों के नीचे बैठते हैं. कांगड़ी मतलब जो पहाड़ों में आप बोल रहे हो? पहाड़ों में. अच्छा, ज़्यादा सर्दी है तो वो गर्म पॉट लेके अपने कपड़ों के अंदर रखते हैं टू कीप देमसेल्व्स वार्म. वो गर्मी की वजह से, क्रॉनिक हीट एक्सपोजर की वजह से उनको कैंसर हो जाता है. स्किन कैंसर बेसिकली. मेरे फादर भी सर्दियों में ना गर्म बॉटल लेके रजाई में सोते हैं. स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए. और कांटेक्ट में आने के बाद उधर कोई अल्सर तो नहीं बन रहा. माय होल पॉइंट ऑफ सेइंग इज दैट कि अगर कोई अल्सर बन रहा है उसको भरने दो पहले, फिर साड़ी पहन लो. साड़ी से कैंसर नहीं होगा. Coming to another interesting topic is fasting, or intermittent fasting या fasting. Is there any evidence that fasting stops cancer or cures cancer? नो. No. फास्टिंग से कैंसर ठीक हो जाएगा इसका कोई एविडेंस नहीं है. Okay. दिस इज ऑल मिथ विच इज गोइंग ऑन द इंटरनेट. अगर आप फास्टिंग करते हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ फिनोमेनन. जी. अगर आप फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा. दिस इज द थ्योरी बिहाइंड इट. ग्लूकोज नहीं मिलेगा क्योंकि कैंसर सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है, शुगर चाहिए होता है. तो उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे. दिस इज द थ्योरी दैट पीपल से. बट अगर आपकी कैंसर सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिला, साथ में आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी? आपके मसल से और आपके फैट से ग्लूकोज बनाएगी. दिस इज अ टेक्निक. लिवर में जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लूकोज बनता है. अल्टीमेटली फिर से कैंसर सेल्स को खाना मिल जाएगा. तो आप खाना नहीं खा रहे हो, आपके जो मसल्स हैं और आपके फैट हैं वो गल गल के खाना दे रहे हैं. तो अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट पे है, कीमोथेरेपी कुछ भी कह लो, बॉडी पे एक टोल तो लेती ही है. इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी. इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, मेंटल, फिजिकल, ऑल काइंड ऑफ दीस थिंग्स. एंड देन यू आर फास्टिंग. बीच में एक स्टेटमेंट चला था, मुझे कैंसर हो गया तो मैं तो सीधे 3 हफ्ते का फास्ट कर लूंगी. देयर वाज एन इन्फ्लुएंसर सेइंग दैट. या सो आप कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं झेल पाओगे. प्लीज डोंट मिसलीड पीपल. लेट देम टेक देयर ट्रीटमेंट एंड वी आर क्योरिंग देम वेल. 10-10 साल के बाद पेशेंट्स आते हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल. Breast cancer, endometrial cancers, and lot of cancers which are curable. I'm talking about cure, not prevention. Cure होके आते हैं. Please let them take their treatments properly. Fasting अभी नहीं, पहले करनी होती है. पहले कर लेते. वेट कम करना is the ultimate target. चाहे वो फास्टिंग से हो, कंट्रोल से हो, किसी भी चीज़ से. Exactly. अगर आप वेट कम कर लेते हैं, ओबेसिटी, एज वी आर टॉकिंग अगेन एंड अगेन, ओबेसिटी इज द रिस्क फैक्टर, नॉट शुगर, नॉट फास्टिंग. फास्टिंग से आप बच नहीं सकते. शुगर से आप खा के आपको कैंसर नहीं हो जाएगा. आपको ओबेसिटी से कैंसर हो रहा है, मोटापे से कैंसर होता है क्योंकि वो, एज वी हैड टॉक्ड बिफोर. काफ़ी पढ़े लिखे लोग तो वही इंसुलिन को बहुत विलन मानते हैं. हाई इंसुलिन इज लीडिंग टू all these lifestyle diseases and maybe cancers as well. हाँ, सो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया ना, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, देन इंसुलिन लाइक ग्रोथ, आपका जो ओबेसिटी, जो आपका फैट है, इट इज़ रिलीजिंग इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. वो सारे फैक्टर्स, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके आपको अल्टीमेटली कैंसर कराते हैं. तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन, एवरीथिंग इज कमिंग डाउन टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, योर लाइफस्टाइल, योर फैट composition, and all these things. But not necessarily that you're having carbs, which is not at all. If you want to lose weight, yeah, one technique is carbs. आप कम कर दो अपनी डाइट में. कई लोग बंद भी कर देते हैं. Keto diet is a established technique. Intermittent fasting is an established technique. Now and then मैं भी करती हूँ. लेकिन what I am against is कि एक कैंसर के पेशेंट को फास्टिंग नहीं करना चाहिए. आप अपना ट्रीटमेंट ले लो. 6 महीना हो गया आपका ट्रीटमेंट लेते हुए, आप फिट हो गए, अब आप फास्टिंग कर लो. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको अगर सूट करता है, आपको सूट करता है. नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन. नो, नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल.
रिलेटेड टू दैट डॉक्टर, एक और चीज़ है, alternative therapies, right? So you are a doctor, allopathic doctor, you treat, you are doing surgeries, right? But then there's another line of thought where they go to alternative therapies, या फिर क्या कुछ उनमें सब्सटेंस है कुछ में, या दे आर मिसलीडिंग पीपल और वो केस खराब होके आपके पास आते हैं? या देर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पेशेंट्स ख़राब होके हमारे पास आते हैं. मुझे नहीं पता क्या ट्रीटमेंट वो लोग लेते हैं, कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, आई डोंट नो. कोई एग्जाम्पल ऐसा बता सकते हो जो कि इंसान बच सकता था? सो एक बहुत इनिशियल स्टेज में लंग कैंसर मेरे पास आया था विद कफ एंड ब्लड इन स्पूटम. ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए गए, हमारे पास वापस आए. ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में क्या किया? आई डोंट नो. अच्छा, ठीक है. सो जो भी ट्रीटमेंट लिया उन्होंने बाहर, मुझे नहीं पता. चूरन चटनी, आई डोंट नो. तो फिर उसके बाद मेटास्टासिस, फ्लोरिड मेटास्टासिस मीन्स पूरी बॉडी में, हड्डियों में, ब्रेन में, सब जगह कैंसर हो गया था, स्प्रेड हो गया. जैसे 1 साल में? या 6-8 months. 6 to 8 months में हर जगह फैल गया. Lung cancer is very fast, very rapidly spreading if you do not control it at the right time. So हमारे पास इवेंचुअली कब आए, जब उनको कन्वल्जन्स होने लग गए, मुंह से लगातार ब्लड आने लग गया और खांसी रुक ही नहीं रही थी, तब वापस हमारे पास आए. एंड देन वी कंपेयर्ड द स्कैन एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी कि मास वाज देयर यार, लंग में पड़ा हुआ था, निकाल देते. हम पे विश्वास नहीं है, बट क्या हुआ फिर उसका? हमने तो भेज दिया मेडिकल. हम सर्जिकल तो कैंडिडेट रहा नहीं ना, फैल गया. मेडिकल उनको भेज दिया. आई हैव नॉट फॉलोड द पेशेंट, बट ऑब्वियसली सर्वाइवल इज नॉट गुड इन दैट केस. ब्रेन में मेटास्टासिस हो गया, सर्वाइवल इज नॉट गुड. ऑल्दो लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपीज आ गई हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेटास्टासिस को भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पेशेंट्स, बट आई एम नॉट श्योर उस पेशेंट का क्या हो. सो इस तरह की स्टोरीज आई एम श्योर एक नहीं, काफ़ी सारी होंगी आपके पास. व्हाट इज़ योर मैसेज टू पीपल व्हेन somebody, they or somebody in their family is detected with any kind of cancer and some alternate therapy is presented कि भाई इस डॉक्टर के पास मत जाओ, ये करके देख लो, नुकसान क्या हो जाएगा, ट्राई तो कर लो. वो नुकसान क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, जब कैंसर की बात होती है ना, तो पूरी फैमिली आ जाती है. मेरे अपने फैमिली में हुआ है. माय ओन मामा जी हैड कैंसर एंड फ्यू पीपल वर ऑफ द ओपिनियन कि इनको तो कोई सो एंड सो बाबा हैं, उनके पास लेके जाएंगे. अच्छा. एंड क्योंकि कैंसर हो गया, अब तो ठीक नहीं हो सकते. पहले तो ये मेंटालिटी चेंज करिए कि कैंसर है तो ठीक हो जाएगा. डेथ सेंटेंस एनीमोर. इट इज नॉट अ डेथ सेंटेंस एनीमोर. ही इज डूइंग वेरी वेल, टच वुड. 5-6 साल हो गया, ही इज डूइंग वेरी वेल. सो पहले तो ये मेंटालिटी निकाल लो, कैंसर इज क्यूरेबल. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप कौन सी स्टेज पे आ रहे हैं. एंड जो लोग मेरे को आके बोलते हैं कि आप क्यों प्रिवेंशन ही करते रहते हो, आप लोग क्योर तो करो पहले. तो स्टार्टिंग तो प्रिवेंशन से ही होती है ना. क्योर भी हम कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग प्रिवेंशन से होती है. पहले गेट योर अर्ली डिटेक्शन, रेगुलर जो प्रोटोकॉल है फॉलो करिए, एंड जब भी डाउट हो डॉक्टर के पास जाइए. थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर आपको रखना पड़ेगा. एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड कमेंट की, मतलब आई गिव एग्जाम्पल्स ऑफ आर एक्ट्रेसेस की, सोनाली बेंद्रे को भी तो हुआ था, मनीषा कोइराला को भी तो हुआ था, लीसा रे को हुआ था. दे कम एंड से कि इंडिया में थोड़ा ना हुआ था उनका ट्रीटमेंट. उनका तो ट्रीटमेंट अब्रॉड में हुआ था, इसलिए ठीक हो गए वो. इंडिया में जो हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं वो NCCN गाइडलाइंस हैं. दोज आर इंटरनेशनल लेवल ऑफ गाइडलाइंस एंड वी फॉलो द सेम गाइडलाइंस. वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स. एंड आप सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हो, हिना खान ने इंडिया में ट्रीटमेंट लिया है, छवि मित्तल ने इंडिया में ट्रीटमेंट लिया है. A lot of celebrities have taken treatment in India and they are doing well. So, युवराज. Recently, Chef Pankaj Badoria, I think, I'm not sure कहाँ treatment ले रही हैं, but India में ही ले रही हैं. Yuvraj Singh is cancer free and he is completely fit. He had lymphoma. So
मतलब बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनका कंप्लीट क्योर है, डरिए नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए. Doctor, one thing, what message is for men? Somebody who's like 30, 40, I'm in 40s. What message would you give to men like us कि उनके specific cancers क्या हैं और क्या अर्ली डिटेक्टेशन हो सकता है, क्या कुछ उस बारे में भी मैसेज दो. सो मेल कैंसर्स की बात करें तो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर. सो इफ़ यू आर अ हाई रिस्क कैंडिडेट, आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, गो टू अ पल्मोनोलॉजिस्ट व्हेनेवर देयर इज़ अ डाउट. आप क्रॉनिक कफ है, आपको लगातार कफ हो रहा है, एंड ब्लड में स्पूटम में ब्लड आना, थूक में ब्लड आना, कंटिन्यूसली खांसी हो रही है, सारी चीज़ों को इग्नोर मत करिए. पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाइए, नहीं तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए. स्क्रीनिंग एक्सरेज होते हैं, स्क्रीनिंग HRCTs होते हैं, स्कैन्स होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं. सो कंसल्ट योर डॉक्टर. ऑल्सो थिंक अबाउट सेजेशन, बिकॉज नाउ देर आर सेजेशन मेथड्स ऑल्सो अवेलेबल. I'm talking about smoking cessation, tobacco cessation. Then coming to genitalia, penile cancers, testicular cancers. People don't talk about that. थोड़ा बताओ इनके बारे में प्लीज. Testicular cancers means testes का cancers. Males में अगर testes का size बढ़ रहा है, एक testes का size आपको बड़ा हुआ लग रहा है, consistency आपको hard लग रही है, टेक्सचर में आपको फील में कुछ डिफरेंस फील हो रहा है, देन एक पर्टिकुलर टेस्टिकुलर सेंसेशन होता है जो टेस्टिस में आता है, वो सेंसेशन आपको नहीं आ रहा है, दैट इज नोन एज लॉस ऑफ टेस्टिकुलर सेंसेशन. वो हो रहा है, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज टेस्टिकुलर कैंसर इज वन ऑफ द क्यूरेबल कैंसर्स. इट हैज वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स. Even stage 4 testicular cancer has very good results. Okay. Yes. So do not ignore it. Why? Because yes, आपकी टेस्टिस तो निकाल दी जाएगी, बट आपकी जान बच जाएगी. ओके. पेनाइल बोल रहे थे आप, व्हाट्स दैट? पेनाइल कैंसर इज अगेन रिलेटेड टू योर हाइजीन, HPV एंड हाइजीन. ओके. तो पेनाइल कैंसर से बचना है तो पहले तो HPV वैक्सीन ले लो, राइट. एंड देन स्पेशली दोज मेल्स जो कि व्हाट डू यू कॉल इट, unnatural methods of sexual intercourse practice करते हैं, like anal sex, oral sex, they are more prone to HPV infection. तो उनमें पेनाइल कैंसर का रिस्क अब बढ़ रहा है. And not only penile cancer, oral cancers because of these unnatural methods, and anal cancer also. So HPV vaccine is one way of protection, and then maintain your hygiene, use barrier methods, and वैसे भी जो male smegma होता है जो आपको regularly clean करना होता है, wash properly. So these are the methods of preventing penile cancers. Prostate 50 साल से ऊपर हैं आप, PSA टेस्ट कराना शुरू कर दीजिए. Okay. Yeah. What's that? Prostate cancer क्या होता है, मतलब क्या क्यों होता है, So इसके कुछ कारण prostate है? की ग्रंथि होती है जो मेल हार्मोन सिक्रीट करती है, वो ग्रंथि का कैंसर है. 50 साल के बाद उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है. Okay. राइट. एंड इट इज़ वन कैंसर विच इज़ easily controllable. स्लो ग्रोइंग कैंसर्स होते हैं यूजुअली, कुछ अग्रेसिव भी हो सकते हैं, एंड इफ फाउंड एट द राइट टाइम एट द राइट स्टेज इट कैन बी ट्रीटेड. एंड सीरम PSA, इट इज़ वन ऑफ दोज कैंसर्स जिसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट है, सीरम PSA, जिससे आप कैंसर को डायग्नोज कर सकते हो. Okay, doctor. So last section of this discussion, काफी serious discussion हो गया, and you being a cancer doctor, और रोज आप इस तरह के पेशेंट्स देखते हो, इस तरह के केसेस देखते हो, सुनते भी हो, aren't you yourself scared of cancer? स्कैर्ड, एक डर तो होता ही है. मुझे इस डिस्कशन में जरूर मुझे डर लगा है. डर लगा है, certainly. I think this thing, becoming an oncologist has made me more stronger as a person. कई बार मैं बड़े लोगों के बीच में बैठती हूँ तो मतलब मेरी ये टेंडेंसी हो गई, आई लाफ एट सर्टेन थिंग्स कि यार क्या बोलते रहते हैं. जैसे मतलब किस बड़े लोगों में बैठते हैं, मतलब क्या मतलब है? बड़े लोग मतलब उम्र में बड़े, हमसे बड़ी जनरेशन के लोग. अच्छा. बट देन आई रियलाइज कि
एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं डर के जीने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कैंसर को पकड़ पाओगे. बी अवेयर, एंड इफ यू diagnose it at the right time, it can be cured. There are a lot of cancer survivors who are talking about it. And they lead a very normal life. They lead a normal life in the sense कि you have to come for your follow-ups. हर साल हम follow-up, शुरू के 5 साल तो हम 3-3, 6-6 महीने पे follow-up पे बुलाते हैं. उसके बाद एक बार 5 साल क्रॉस हो जाते हैं, फिर आपको annual follow-ups पे आना पड़ता है. Because cancer is something की गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि आप फ्लाइट में बैठोगे और आप बचोगे. कौन, वो भी तो आपसे साइन करवाते हैं ना. बिल्कुल. तो ये तो कैंसर है, सब कुछ भगवान के हाथ में है. हम सिर्फ उसको जल्दी पकड़ सकते हैं और अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं. स्टे फिट, स्टे हेल्दी. लास्ट थिंग, ये आप भी एनसीआर में ही रहते हो, मैं भी एनसीआर में ही रहता हूँ. और ये पोल्यूशन तो परसिस्टेंट हो गया है, राइट? या मतलब वो पहले 1-1.5 महीने का जो रहता था हाई पोल्यूशन दिवाली वाला, नाउ इट्स बीन आई थिंक 7-8 months एवरेज AQI इज 300, राइट? एंड मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि इट्स कैंसर कॉजिंग. राइट. Then how do you take it? You have a kid as well. I am very throwing a very difficult question. Yeah. But maybe people who are watching it might get some perspective that how would somebody who's other side, who's looking at things very closely. So AQI देख के तो हमको भी डर लगता है. कई बार मेरे घर में एयर प्यूरिफायर पूरा दिन चल रहा होता है. AQI कई बार नीचे जाता ही नहीं है. आई हैव टू रन 2 एयर प्यूरिफायर्स. देयर आर टाइम्स, स्पेशली दिसंबर जनवरी में, आई रिमेंबर आई वाज रनिंग 2 एयर प्यूरिफायर्स इन माय हाउस. सो डर लगता है, बट फैमिली यही है, घर यही है, सब कुछ यही है. वी कैन नॉट लीव, बट knowing the risk factors, so taking the right measures is important. Right measures में आता है air purifier, which actually works. And another thing that is important is कि आप जब बहुत ही high AQI है, आप मास्क पहनो N95, which actually works. Okay. Genuinely, आप हॉस्पिटल के अंदर हूँ, लाइक आई एम वर्किंग उस टाइम पे, तो यू कैन नॉट अवॉइड थिंग्स, बट देर इज़ जेन्युइन डिफरेंस दैट आई हैव सीन. आई हैड पोस्टेड दिस वीडियो ऑन माई पेज ऑल्सो. जब हम इंडियन पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, उसका लंग काला दिखता है. सो इट इज़, लंग इज यूजुअली पिंक इन कलर. नॉर्मल हेल्दी लंग इज पिंक इन कलर. पिंक के ऊपर ब्लैक पैचेस दिखेंगे, कोल टार लाइक. और जब हम इंटरनेशनल, वी गेट अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म ना, सो इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं जो उनके लंग को ऑपरेट करते हैं, इट इज़ पिंक. एंड देन वी सी द रियलिटी, एंड देन आई फील बैड फॉर माई किड. बट रियलिटी है, वी हैव टू फेस इट. क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ लीजिए, एंड howsoever we can contribute to reducing pollution, we should take it seriously. Recently I read a phrase, इंडिया में एपिडेमिक आने वाला है लंग कैंसर का. लंग कैंसर का एपिडेमिक क्यों आ रहा है? एयर पोल्यूशन इज द कॉज. स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया में. या सो स्मोकिंग अवॉइड करिए, अननेसेसरी आग मत जलाइए, अननेसेसरी व्हीकल्स इस तरह के मत लीजिए. Whatever in bare minimum way we can contribute, we should. Everything adds up. Everything, small things add up. So, Dr. Vartika, food for thought for me as well. जो पूरा आज का डिस्कशन हुआ, और स्पेसिफिकली जो आपने लास्ट में बोला है कि इंडियन पेशेंट का लंग और बाहर के पेशेंट का लंग, सो I'll definitely think about it कि मैं कितने साल यहाँ पे रहने वाला हूँ, स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर. दिस थॉट हैज़ बीन देयर इन मेरे दिमाग में चल रहा है पिछले 1-1.5-2 साल से कि दिस इज़ नॉट वेयर आई वांट टू लिव. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन. काफ़ी सारी चीज़ें आपने इतने अच्छे से समझाई हैं, इतना इम्पैक्टफुल तरीके से समझाई हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड मेरा भी इंटेंशन यही है कि people should get the right message and to take the right
decisions in life, and obviously stay healthy. And one more kind of a request to you. Please keep making that kind of content which you've been doing on your social media. It is super valuable. We have to kill information, and that is only through right knowledge. Right. Keep doing that. Thank you so much. Thank you for having me. ये बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ ये वीडियो अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करो. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.